हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल के और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है आईआरसीटीसी की। तो अभी रिसेंटली गौतम अडानी ने ट्रेन मैन को एक्वायर कर लिया, 100% स्टेक्स एक्वायर किए हैं। अब इसके ऊपर पॉलिटिकल एंगल शुरू हो गया है कि भाई अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है तो अभी आईआरसीटीसी से आगे निकल जाएगा। आईआरसीटीसी वालों को कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात यार, आईआरसीटीसी की ऑडियंस एकदम अलग है और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनकी अलग है। 2011 के अंदर ये कंपनी शुरू करी थी आईआईटी के रुड़की के ग्रेजुएट्स ने और इनका फोकस है कि ट्रेन की टिकट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। पर मैं पर्सनली इस कंपनी के बारे में नहीं जानता था, मैंने नहीं सुना था इसका। अगली खबर महिंद्रा डिफेंस की है। तो उन्होंने आर्मेडो निकाल दिया है मार्केट के अंदर। तो आर्मेडो इंडिया का पहला आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। तो बेसिकली आपने यूएस के अंदर बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी होगी, उसके अंदर इस टाइप के व्हीकल्स चलते हैं। तो उसी के टाइप का इंडिया का बनाया हुआ है, मेड इन इंडिया। ये अच्छी चीज है। अगली खबर पेटीएम के सीईओ की है। तो अभी रिसेंटली इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जिसको कहा जा रहा है कि $50 बिलियन से ऊपर की ये डील हो सकती है और उन्होंने एयर एशिया से बड़ा ऑर्डर दिया है। अब इसके ऊपर जो विजय जी है उन्होंने बोला है कि इंडिया ग्रो कर रहा है जैसे पहले कभी नहीं किया था और ये सही चीज है, इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अगली खबर जो बाइडेन का जो प्रपोजल है कि जो अमीर लोग हैं, ज्यादा अमीर लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, इसके ऊपर जो एलॉन मस्क है उन्होंने क्रिटिसिज्म दिखाया है। उन्होंने बोला है सही नहीं है, इसकी वजह से लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन्होंने बोला सुपर वेल्दी लोगों को खाली नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने बोला सुपर वेल्दी लोगों के ऊपर खाली पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो भी टैक्सेस होते हैं। अगली खबर इंटेल की है। तो इंटेल $25 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है इजराइल की फैक्ट्री के अंदर। ये रिकॉर्ड डील है अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करके चले वहां की। 2027 के अंदर ये प्लांट चालू हो जाएगा, 2035 तक ये काम करेगा। इंटेल 7.5% टैक्स रेट देगा, जो कि बढ़ाया गया है करंट 5% से। करंटली इंटेल लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है और एक्सपोर्टर है इजराइल के अंदर और इसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल में भी इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम पे अट्रैक्टिव हो रहा है। अगली खबर बिल फोर्ड की है। तो उन्होंने बताया कि अभी के टाइम पे यूएस रेडी नहीं है चाइना से compete करने के लिए ईवी प्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली चाइना बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है ईवी इंडस्ट्री के अंदर। चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल कार एक्सपोर्टर बन गया है, जर्मनी से compete कर रहा है। अभी रिसेंटली फोर्ड ने अनाउंस किया था $3.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कि वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब फोर्ड का कहना है कि अभी तो यूएस तैयार नहीं है, पर अगर चाइनीज कंपनीज यूएस में आती है तो फोर्ड तैयार रहेगा उनसे लड़ने के लिए। अगली खबर हमारी लपास की है। तो लपास का जो इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस था वो मैंने एग्जिट कर दिया है अच्छे रेट के अंदर और इसके बारे में एंड में बात करेंगे। और वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी उस बारे में बात करेंगे। ये रीज़न नहीं है, कुछ पर्सनल इंसिडेंट हुआ, उस बारे में बात करेंगे आगे। अगली खबर नेट डायरेक्ट कलेक्शन की है। तो 11% बढ़ते हुए दिखाई दी। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 3.79 लाख करोड़ तक पहुंच गई और देखा जाए तो एक अच्छा नंबर है। अब दो रीज़न हो सकते हैं इसके नंबर बढ़ने के। एक रीज़न तो ये है कि काम धंधा बढ़ा है तो ज़्यादा टैक्स मिला है गवर्नमेंट को, एक तरीका ये है। दूसरा ये है जो कि मुझे लगता है पॉसिबल रीज़न है कि काम धंधा बहुत ज़्यादा वाइट का हो गया। पहले बहुत सारा काम ब्लैक का चलता था, पर जब से डिजिटलाइजेशन आया है कहीं ना कहीं थोड़ा वाइट का काम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोग काला काम कर ही नहीं पा रहे। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको बढ़ने का। और ये मुझे लगता है जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है ये नंबर्स हमको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो उन्होंने बोला यूएस के इन्फ्लेशन घटने के बावजूद भी मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन अभी और घट सकता है, पर उन्होंने कहा मार्केट ऊपर है, ये उनको समझ में नहीं है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब मार्केट घट सकती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा समझाया भी कि अगर इन्फ्लेशन घटा है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट घटेगी, ग्रोथ रेट घटेगी तो इकोनॉमी नीचे आएगी। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो रशियन ऑयल उन्होंने लिया है उनको कोई डिस्काउंट में नहीं मिला है। अभी कुछ महीने लगेंगे ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होने में। बेसिकली उनके पास जो ऑयल आ रहा है उसको ब्लेंड किया जा रहा है, 30 से 35% यूज़ किया जा रहा है रशियन ऑयल और बाकी अरेबियन लाइट क्रूड को। और कहा जा रहा है सिर्फ 1/3 जितनी भी पाकिस्तान की ऑयल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है। अभी के टाइम पे पाकिस्तान का कहना है कि हम अपने फॉरेन रिजर्व से पैसा दे सकते हैं, फ्यूचर का देखेंगे क्या होगा। अगली खबर टाइगर ग्लोबल की है। तो उन्होंने $6 बिलियन जो रेस करने थे अपने फंड के अंदर, वहां पर खाली $2.7 बिलियन रेस किए हैं, मतलब 55% कम किए हैं। टाइगर ग्लोबल एक वीसी कंपनी है, मतलब लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आगे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सके। तो जो उनका फंड था जहाँ पर इन्वेस्ट होना था वो
कहीं ना कहीं इंडिया को हैम्पर करेगा, क्योंकि वो फंड इंडिया के लिए बनाया गया था, इंडियन फिनटेक, कंज्यूमर कंपनीज और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए। अभी के टाइम पे टाइगर ग्लोबल $45 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है इंडियन मार्केट के अंदर। 100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, और यूनिकॉर्न क्लब्स की बात करके चले उसमें 30% कंपनीज में वो इन्वेस्टेड है। और ये फंड ना होना इज़ अ बैड थिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेशली जो लेट स्टेज या फिर ग्रोथ स्टार्टअप्स है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो आ सकती है। अगली खबर बांग्लादेश करेंसी की है, तो उन्होंने उसको फ्री फ्लोट कर दिया है आईएमएफ के कहने पे, और ऐसा पहली बार किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान, इजिप्ट, लेबनान ने भी ऐसा किया था। अब बांग्लादेश का कहना है जो फॉरेक्स में डील करते हैं वहां पर उनको इससे बेनिफिट हो सकता है। उनकी करेंसी इस साल के अंदर 5% अभी घट ही चुकी है, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। पर जब मार्केट खुली तो उनकी करेंसी 0.9% फिर घटती हुई दिखाई दी, पर ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी। दिस इज द पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, नीचे कमेंट में बताओ आपके हिसाब से अच्छा है या फिर नहीं है। अगली खबर हेवल्स की है, तो हेवल्स के जो चेयरमैन है उनको 28 करोड़ की सैलरी मिल रही है। अब इसके ऊपर जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने क्रिटिसिज्म दिखाया कि इतनी सैलरी क्यों दी जा रही है, दिस इज नॉट राइट, ये फलाना खाना। अब कंपनी ने क्लैरिफाई किया है, कंपनी ने कहा है कि भाई पैट का 1.8% ही खाली सैलरी दी जा रही है, और ये कोई चेंज नहीं किया गया। पिछले 10 साल से यही सेम रूल चल रहा है। अभी कंपनी का पैट बढ़ा है तो इसलिए आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है जिस साइज की वो कंपनी है, लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना इन्वेस्ट मत करो, पर इतना तो जिसकी कंपनी है उतना तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना। अगली खबर सिंगापुर से है, तो सिंगापुर टेक्निकल रिसेशन में जा सकता है। पिछले 8 महीने से उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई के महीने के अंदर 14.7% डिक्लाइन आया। सिंगापुर की जो टॉप 10 मार्केट्स है वो भी घटती हुई दिखाई दी। जो इनकी जॉब वैकेंसीज है वो भी तकरीबन 1 लाख घटी है पहले क्वार्टर ऑफ 23 के अंदर, पर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट 33,000 बढ़ती हुई दिखाई दी जनवरी से मार्च क्वार्टर के अंदर। और कहा जा रहा है इसका बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियंस जो गए हैं वहां पे काम करने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर इंडियन प्रोफेशनल्स की बात करके चले तो सिंगापुर के अंदर वो डबल हो चुके हैं। पहले 13% हुआ करते थे 2005 में, अगर लास्ट 2020 का डेटा देखा जाए 25% तक पहुंच गए हैं। 1/4 आबादी इंडियंस की है। अगली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो वो 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गया है। सेकंड पीएसयू बना है जो कि इस लेवल पे पहुंचा है। लेंडर्स की अगर हम बात करके चले, अभी रिसेंटली उनका क्वार्टरली प्रॉफिट निकल के आया, ईयर ऑन ईयर 168% का राइज दिखाई दिया है। और मार्केट की बात करके चले तो मार्च 28 से अभी तक 20% इनकी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो ये एक अच्छा साइन है इनके लिए। अगली खबर रिलायंस की है, तो वो 10 से $15 बिलियन अर्न कर सकता है अपने न्यू एनर्जी यूनिट से 2030 तक। रिपोर्ट्स की अगर मान के चले, रिलायंस प्लान कर रहा है $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का क्लीन एनर्जी के अंदर 2050 तक। मतलब बेसिकली इनको स्विच करना है क्लीन एनर्जी की तरफ। 2030 तक तो कह रहे हैं कि 10 से $15 बिलियन जो ये कमाएगा वो सोलर और हाइड्रोजन से कमाने वाला है। सोलर की बात करके चले तो 2030 तक इनका प्लान है 100 गीगावाट्स की इंस्टॉल कैपेसिटी करने का, जो कि इंडिया का 35% शेयर होगा। साथ में 2035 तक इनको नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर। रिपोर्ट की मान के चलूं तो 2030 तक 60% सोलर मार्केट इनकी होगी, 30% बैटरी मार्केट इनकी होगी और 20% हाइड्रोजन मार्केट इनकी होगी। हाइड्रोजन ही आपको अभी 20% छोटा लग रहा है, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा। अगली खबर एप्पल के आईफोन की है, तो आईफोन एक्सपोर्ट्स 10,000 करोड़ पे पहुंच गए मई के महीने के अंदर, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर ओवरऑल बात करके चले तो 12,000 करोड़ ही आईफोन्स बने। अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करके चले तो 12,000 करोड़ के मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट हुए, जिसमें से 10,000 करोड़ आईफोन के। मतलब मेजर जो रेशियो है वो आईफोन ही हो पा रहा है, क्योंकि इसके शायद प्राइसेस ज्यादा है। अगर अप्रैल मई को जोड़ दिया जाए तो 20,000 करोड़ से ऊपर का नंबर चला जाता है सारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब अगर इसको कंपेयर करोगे पिछले साल से तो ट्वाइस हो गया है। अभी रिसेंटली रघुराम राजन जी ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, उन्होंने बोला था कि ये जो असेंबल इंडिया है उसको मेक इन इंडिया कह के बेचना चाहिए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट तो हो ही रहा है। और अभी हम फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कल को हम चिप्स भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। जो प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम निकाल रही है गवर्नमेंट, उसमें कहीं ना कहीं अब चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है ना, धीरे धीरे करके हमारा बनेगा सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है। पर रघुराम राजन जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के ऊपर करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला कि मैं बॉदर नहीं करता कि इंडिया सुपर पावर बने या फिर ना बने। अब उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है उनके ऊपर। अब देखो समझने की कोशिश करूँ मुझे क्या लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। उनको बस एंटी गवर्नमेंट बात करनी थी, मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, करंट गवर्नमेंट, मैं एंटी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, पर वो एंटी इंडिया बन गया क्योंकि उन्होंने बस बोलना था, वो बोल दिया, फिर वो डायरेक्शन कुछ और बन गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हर चीज़ का नेगेटिव निकालना होता है। अब कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पे अच्छा काम कर रही है, तो नाम तो बन रहा है, तो हम अगर हम कहेंगे एक चीज़ में हम इम्प्रूव हो रहे हैं तो उसको तो घटाना ही चाहिए था ना, तो कहीं ना कहीं उसको घटाने की बात कर रहे थे और वो बैकफायर कर गया। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा ये सीन क्या है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट घटती हुई दिखाई दी। जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है, इस चक्कर में मार्केट घटती हुई दिखाई दी, पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। हमारी करेंसी फ्लैट रही, ना बढ़ी ना घटी। अगर मैं एनालिस्ट की बात मान के चलूँ तो उनका कहना है कि इंडियन जो करेंसी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ में उन्होंने बोला जो इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया एक ब्राइट स्पॉट पे है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। पहली चीज़ तो कंपनी एग्जिट हो गई है, 6x ऑफ रेवेन्यू मिला, अब ये एक अच्छी चीज़ है। और एक इंसिडेंट भी हुआ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 7 मंथ्स थी, 7.5 मंथ्स, तो हमारा बेबी नहीं रहा। हमको नहीं पता इसका रीज़न क्या है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, कुछ गिरना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अचानक हो गया। ठीक है, अब कई लोगों को लग रहा था मैं वीडियो नहीं डाल रहा तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ऐप डाउनलोड हो रहा हूँ, मैं सिंपल सी मैं मार्केटिंग सामने करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमेशा अगर जो फॉलो करता है उसको पता है, मेरे को करनी होती है, मैं सीधा बोलता हूँ कोर्स ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हमारे स्पॉन्सर ही है। मेरे को ये चिंदी चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, करना हो तो डंके की चोट पे करो, छुपा के नहीं करना होता। और मेरे को ये लगा, पहले मेरे को लगा कि नहीं शेयर करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर इट्स बेटर कि शेयर कर दिया जाए, क्योंकि कई लोग नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं इन बातों को। फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि मैं न्यूज़, अभी मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहना पसंद करूँगा आने वाले 30-40, तो हाई चांसेस है कि आपको शायद रेगुलर न्यूज़ ना मिले, हाई चांसेस है कि आपको कोई और रिपोर्टर मिले, हाई चांसेस है कि आपको एआई जनरेटेड वॉइस पे न्यूज़ मिले, हाई चांसेस है कि शायद मेरी ऑडियो ओनली मिले। कुछ भी हो सकता है, पर मैं गारंटी नहीं देता कि क्या होगा, कैसे टर्न आउट होगा फ्यूचर के अंदर। पर कोशिश करूँगा कि डाल पाऊँ, नहीं डाल पाऊँगा तो समझ जाना। इसलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि कई लोगों को लगेगा नहीं डाल रहा, अकड़ आ गई, ये हो गया, कंपनी बेच दी तो बड़ा आदमी हो गया। तो मुझे लगता है कि कई लोगों की सोच थोड़ी-सी अजीब होती है। ठीक है? बाकी ऐश करो। बाय, गुड नाइट, शब आ गया, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।